Romer model of endogenous growth. Up until now, we have already seen that Romer model is endogenizing the technological growth. मतलब वो बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्यों और कैसे इंप्रूव कर रही है, क्या रीजंस हैं. सोलो मॉडल के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ थी वो एक्सोजेनसली गिवन थी. यहां पर उन्होंने एंडोजेनाइज करने की चेष्टा करी है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को. और डीप जाते हैं. रूमर इकोनॉमी में तीन तरह के सेक्टर्स हैं. एक है फाइनल गुड्स सेक्टर, एक है इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर और एक है रिसर्च सेक्टर. फाइनल गुड्स सेक्टर अपने नाम से ही हमारे को समझ में आ रहा है कि ये वह सेक्टर है जो कि फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं उस फाइनल आउटपुट को. रिसर्च सेक्टर भी हमारे को नाम से समझ में आ रहा है कि रिसर्च सेक्टर वो सेक्टर है जो कि आइडियाज को प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज प्रोड्यूसिंग आइडियाज. Now, who is, where it is going to be used? These ideas will be used where? These ideas will be used in order to produce capital goods. Capital goods को produce करने के लिए इन ideas का use करा जाएगा. These ideas will be sold to whom by the research sector? These ideas will be sold to the intermediate sector by the research sector. मतलब जो intermediate sector है वो कुछ monopoly firms हैं जिनके पास इन आइडियाज को यूज करके कैपिटल गुड्स बनाने के पेटेंट हैं. रिसर्च सेक्टर ने इन इंटरमीडिएट गुड्स फर्म को पेटेंट्स दे दिए हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए हैं कि आप हमारे आइडिया को यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल गुड बनाइए. इंटरमीडिएट सेक्टर में मोनोपोलीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो इन आइडियाज को यूज कर रही हैं रिसर्च सेक्टर से और कैपिटल गुड्स बनाने की चेष्टा कर रही हैं. कैपिटल गुड्स वो गुड हैं जो कि अल्टीमेटली और गुड्स बनाने में अपना योगदान देते हैं. सो इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर कैपिटल गुड्स की मदद से फाइनल गुड्स सेक्टर को हेल्प करता है. अब हम डिटेल में इन सेक्टर्स को देखेंगे. आज की रिकॉर्डिंग में हम फाइनल गुड्स सेक्टर पे ध्यान देते हैं. फाइनल गुड्स सेक्टर में बहुत सारी परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स हैं जो कि लेबर और कैपिटल को कंबाइन कर रही हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द होमोजेनियस आउटपुट. जो फाइनल गुड्स सेक्टर है वो एक ही तरीके का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, वो एक तरीके का होमोजेनियस आउटपुट वाई प्रोड्यूस कर रही है. देखिए, हम किस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन लिखने के आदी हैं. हम कुछ ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं जनरली, राइट? हम ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा, वी राइट इट लाइक दिस. यहां पर रोमर इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन लिख रहे हैं. मैं समझाता हूं आपको. आई स्टार्टिंग और जे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to a x j to the power alpha. यहां पर वे ये कह रहे हैं कि ये जो एक्स जे वाई जो है वो तो आउटपुट विच इज बिंग प्रोड्यूस्ड है, एल वाई है जो लेबर यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वाई. ये भी बात क्लियर आती है. ये जो एक्स जे है ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं. आप कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये वही कैपिटल गुड्स हैं. अब एक तरह की कैपिटल नहीं है, राइट? देयर इज मोर देन वन कैपिटल गुड इन द मॉडल, क्योंकि यहां पे समेशन ऑफ जे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to a लिखा है. देयर आर मोर देन वन कैपिटल गुड इन द मॉडल. एक बात और ध्यान रखेंगे, देयर इज मोर देन one capital good in the model. इन द मॉडल. देखिए, पहले हम क्या लिख रहे थे, के टू द पावर अल्फा, ठीक है. लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये जो कैपिटल आ रही है ये इतने सारी कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका मिश्रण है, उनका समेशन है, उनका एग्रीगेट है, राइट? तो ये जो नंबर ए है दैट इज टेलिंग यू, वैसे हमने अभी तक देखा है ए इज व्हाट, टेक्नोलॉजी.
यहां पे जो नंबर ए है दैट इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर देयर इन द इकोनॉमी, उन सब का एग्रीगेट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, राइट? सो इट मेजर्स द नंबर ऑफ capital goods in the economy, right? Right. जो इन्वेंशंस हैं, जो आइडियाज हैं, वो ही इन कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं। जो इन्वेंशंस हैं, जो आइडियाज हैं, वो ही इन कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं, और यही कैपिटल गुड्स ही फाइनल गुड्स सेक्टर यूज कर रहा है कैपिटल की तरह से अपने आउटपुट को बनाने में। ये बात है, ठीक है? इस पॉइंट को लिखेंगे बेटा। यह जो प्रोडक्शन फंक्शन लिखा है आपने, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha and so on to xa to the power alpha, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? आप एक बात देखिए कि मान लीजिए a गिवन है, सो फॉर a इज इक्वल टू 2, मान लीजिए दो तरह के कैपिटल गुड्स हैं, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कौन सी बड़ी बात बता दी हमने? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये जो भी लैम्डा और एक्स है, इसको अगर आप सॉरी लेबर और एक्स है, इसको अगर आप लैम्डा से बढ़ा दें तो जरा देखिए आउटपुट पे क्या असर आएगा? जहां जहां पे भी एल वाई है वहां पे लैम्डा एल वाई कर दीजिए, जहां जहां पे भी x1 है वहां पे लैम्डा x1 कर दीजिए, जहां जहां पे भी x2 है वहां पे लैम्डा x2 कर दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं ना बेटा कि मैं किस तरफ इस बात को इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। Lambda to the power 1 minus alpha into lambda to the power alpha is what? Right. That is just lambda to the power 1. तो बेटा ये तो वही था। ये क्या चीज कहा जा रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स पता है, इसका मतलब है फॉर अ गिवन ए, इट मींस फॉर अ गिवन ए, अगर आप अमाउंट ऑफ लेबर को डबल कर देते हैं और अमाउंट ऑफ ईच कैपिटल गुड को डबल कर देते हैं, तो जो आपका आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगा। इस बात को क्या कहा जाएगा कि सीआरएस है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एग्जिबिटिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बिल्कुल सही बात है। क्या हम इसको ऐसे लिख दें? ये जो हमने इस तरह से लिखा है, क्या हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? इंटेग्रल 0 to a xj to the power alpha dj. You can write like this. This is the sum of xj. So a measures the range of capital goods that are available to the final goods sector, right? Range of capital goods that are available to the final goods sector. आप इसमें कैसे नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स है, आप फिर आप रेंज लिख रहे हैं 0 to a, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए एक बात आप और समझेंगे कि क्योंकि आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कह रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ फर्म्स के बारे में नहीं कह सकते। दूसरी बात, आप ये जरूर कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं फाइनल गुड सेक्टर के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है, राइट? ओके। ये जो फर्म्स हैं ये क्या करना चाहेंगी?
ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगी, राइट। सो जरा देखें इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्सरसाइज कैसी है। जो फर्म्स है फाइनल गुड सेक्टर में, उनको डिसाइड करना है कि वो कितना लेबर और कितना अमाउंट ऑफ ईच कैपिटल गुड को यूज करें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। मान लेते हैं, आई मीन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, द प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट इज 1, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप प्रॉफिट लिखते हैं तो आप सबसे पहले रेवेन्यू लिखेंगे ना, इसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट लिखेंगे आप। आपका रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट इनटू आउटपुट। प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट तो हमने ले लिया है 1। आउटपुट क्या है? आपका प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपने कैसे लिखा है? Ly टू द पावर 1 माइनस अल्फा इंटेग्रल 0 to a xj टू द पावर अल्फा dj। ये आपका रेवेन्यू है। कॉस्ट क्या है? दो तरह से कॉस्ट आ रही है, एक है लेबर की कॉस्ट और एक है कैपिटल गुड्स की कॉस्ट। आप कितना लेबर यूज कर रहे हैं? Ly। किस प्राइस पे लेबर को यूज कर रहे हैं? W पे। तो ये तो हुई लेबर की कॉस्ट। हर एक कैपिटल गुड का जो प्राइस है वो पीजे है। आप कितने कैपिटल गुड यूज कर रहे हैं? मतलब देयर आर ए कैपिटल गुड्स व्हिच यू आर यूजिंग, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 0 इंटेग्रल 0 to a पीजे एक्सजे। कहने का तात्पर्य क्या? गुड 1 था, पहला कैपिटल गुड x1 था, उसका प्राइस p1 था। दूसरा कैपिटल गुड x2 था, उसका प्राइस p2 था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, राइट। आप चाहें तो इस स्टेप को लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख रहा हूं। फॉर a इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? Ly टू द पावर 1 माइनस अल्फा x1 टू द पावर अल्फा प्लस x2 टू द पावर अल्फा, ठीक है। देखिए, आई मीन जब आप इंटेग्रल करते हो दूसरा आता है, लेकिन मैं इसको सिर्फ समझाने भर के लिए कह रहा हूं। इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। ये क्या होता बेटा? p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p2 x2। तो आप क्या क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो यह पता करेंगे ना कि आपको कितना लेबर यूज करना है, हाउ मच ऑफ लेबर you will have to use, right? So how much of labor you have to use, it depends upon that is del pi by del Ly. So it is 1 minus alpha Ly to the power 1 minus alpha into minus 1, right? And alpha minus W equals to 0, like this, right? Minus W equals to 0. So can I write this as 1 minus alpha Ly to the power minus alpha is equal to W, right? Is equal to W. Okay. Can I write this as it is now Ly to the power alpha like this. Okay. Now, if I can multiply this with, so I can multiply both numerator denominator by L to the power 1 minus alpha, right? I can do that. So denominator becomes what? Just Ly now.
And numerator is what? L to the power 1 minus alpha into x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha. That is nothing but y. Y is what? This guy, Ly to the power 1 minus alpha into x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha. That's what it is. W. Like this. So W is equal to, yeah, I should not be putting equal to sign out here. So W is equal to 1 minus alpha into y upon Ly. That is what it is. So you will be hiring the labor until the marginal product of labor is equal to the wage, What about this guy? Del pi by del x1. Del pi by del x1. Right? So what do I have? So I have x1 out here. I have x1 out here. Okay. So I can write this as Ly to the power 1 minus alpha into alpha x1 to the power alpha minus 1 minus P1 equals to 0. Minus P1 equals to 0. You with me? So I can straight away write this as P1 equals to your alpha Ly to the power x, this thing to the power alpha minus 1. Or for any j, I can write this as Pj equals to alpha Ly to the power alpha minus 1 xj to the power alpha minus 1. Like this. So I've written this. So the first condition is telling you that the firms are going to hire labor up to the point where the marginal product of labor is equal to W. Second condition says that firm is going to hire each capital good up until the point where the marginal product of each capital good is equal to its respective rental rate, right? Rental price Pj. Okay, so after this, we'll be starting with the intermediate goods sector, which we'll be doing in the next class, right? Thank you, beta.